फिर सोने पर के पास पहुंची? सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 2.5 साल हो गए हैं। 13/9/2019 को डेथ हुई थी उनकी कुल्लू में। हमारी जॉइंट फैमिली थी। उसके मेरे ससुराल वाले 84 के हैं। मेरी सास का नाम सत्यवती है, ससुर का नाम करतार सिंह है, मेरे जेठ का नाम अमरदीप है, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं रेड क्रॉस में, और मेरी जेठानी का नाम अमरदीप है, और मैं जो ननंद है वो सरिता है, उनके हस्बैंड प्रदीप है। सर इन्होंने 6 बंदों ने मेरा जीना हराम करा हुआ है बिल्कुल। मैं इनसे बिल्कुल तंग आ गई। मैंने 27 महीने पूरा संघर्ष किया है अपने बच्चों के लिए, और अब मैंने परेशान होके 27 महीने से जब मेरा जीना हराम कर दिया, अब मैंने कोर्ट केस करे हैं 4। दहेज का मैंने सर बोलते हैं अपने घर से लेके आ और अपने बच्चों को खिला। मेरी जो ननंद है सरिता बोलती है 10 किले बोल अपने बाप को तेरे नाम कर देगा, और वो खिला। सर इन्होंने मेरा बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। अब इन्होंने पहले 32-33 सेक्टर में कंप्लेंट देते थे, अब इन्होंने मॉडल टाउन में दे रखी है। सर इन्होंने 1 महीने पहले कंप्लेंट दी थी, अकरेनू आई है और हमको मारने के लिए 10-15 गुंडे लेके। सर मैंने उसका रिप्लाई दिया था, भाई मेरे ऐसे ऐसे कोर्ट केस चल रहे हैं 4। उन्होंने अपने बचने के लिए इन्होंने मेरे और मेरे घर वालों पे एलिगेशंस लगाए हैं। अगर मैं दोषी हूं तो सीसीटीवी कैमरे में भी आई होंगी, मेरे फोन की लोकेशन निकलवा लो। अगर मैंने इन पे हमला किया है तो सर वो पुलिस ने पेंडिंग रख दी, और जो इनकी अभी कल चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है, अकबरेनू से खतरा है। सर ये तो 6 बंदे हैं और मैं अकेली हूँ, और इनको मेरे से खतरा है, और फिर भी सर मैंने लिख के दे दिया पुलिस को। ना मैंने इनकी लाइफ में इंटरफेयर करा और ना कभी करूंगी। और शादी के पहले दिन से ये प्रताड़ित किया जा रहा है या आपके हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद? नहीं सर, एक्सपायर होने के बाद करा जा रहा है। उससे पहले सास ससुर मेरे पास ही थे। दुनिया तो 2 सास ससुर की सेवा करती है, मैंने 4 सास ससुर की सेवा कर रखी है सर, 2 ससुर की 2 सास की। पर आज मेरे पास 11 साल के बाद टाइम पड़ा है ना, तो आज मेरे पास कोई नहीं है। कितना आपके हस्बैंड से इतना आपकी गृहस्थी बिल्कुल सही चल रही थी? बिल्कुल सही चल रही थी सर। मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के पूरे 2 महीने बाद मेरे को और मेरे बच्चों को बेदखल दिखा दिया इन्होंने। अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्ट का काम था, डेयरी थी उनकी गायों की। सर सारा बेच के, गायों को बेच के जो पैसा था, मेरे जेठ ने अमरदीप ने सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया। और जो सर मेरे हस्बैंड मरे थे ना, उसका जो जिमना हुआ था, इसने उसका पैसा उसके मरे हुए पे सारे लोगों का जिमना करा था। इसने अपने ऊपर से 1 भी रुपया नहीं लगाया। और जो उनकी सर गाड़ियां थी, एक तो सर ऑन रोड है, वो किसी के नाम थी, वो उसने बेच खाई। मुकेश नाम का आदमी है, उसने बेच दी। उसने भी सर मोंटी का पैसा ले रखा है, वो भी आप फोन नहीं उठाता है। और सर जो 2 गाड़ियां हैं वो मेरे घर के आगे खड़ी हैं, उसकी ये देखो, ये मैंने फोटो स्टेट है, ये देखो सर, इनको लेके मैं कोर्ट में घूम रही हूँ। आज वो गाड़ियों की हालत 27 महीने हो गए, कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। पर आज मेरे बच्चों का पेट काट रखा है इन्होंने। आज वो रद्दी के भाई, मेरे को चाबी दो, मेरे को कागज दो, मैं ऑन रोड चला तो सकूं, उनको अपने बच्चों को पाल तो सकूं। एक आपके पति के नाम है? हाँ जी सर, एक गाड़ी मेरे पति के नाम है, एक जहाँ से मेरे पति ने ली थी, एक उस बंदे के नाम है। एग्रीमेंट पैसे के लिए किया जा रहा सारा ये? सर सारा प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं। मेरी जेठानी अमिता जॉब करती थी, आज मेरे आदमी का हक खाने के लिए मिल रहा है, आज जॉब छोड़ के भी घर बैठी है। मेरे तो बेटी दयाल सिंह सेक्टर 7 में थी सर, मैं फीस देने में असमर्थ थी। आज मैंने अपनी बेटी 1 महीने हो गए सर निकाल ली है। भाई मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, मेरी विधवा पेंशन आती है, मैं गुजारा कैसे करूंगी? आपकी शादी कौन से समय हुई थी? सर मेरी 2009 में हुई थी। और आपके हस्बैंड का एक्सपायर हुआ? सर मेरे हस्बैंड को 27 महीने हो गए हैं, 2019 13/9/2019 को। यानी इस 10 साल में आपका घर में कोई उनके साथ कोई झगड़ा? सर कुछ भी नहीं था, मेरे पास ही थे, मैं ही सेवा करती थी, मैं ही करती सब कुछ। सर इन्होंने प्रेशर बनाया मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद, अब अपनी बेटी को ले जाओ, हम कन्यादान करेंगे, तुम शादी कर दो। मैं बोली मैं नहीं शादी करूंगी, अपने आदमी के हक पे जीऊंगी। सर जो 4 मकान थे वो 100 गज मेरे हस्बैंड के नाम रह गया था, मैं उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ। सिर्फ ऊपर के पोर्शन पे, वो भी पंचायती तौर पे कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, उस घर पे रह रही हूँ। बेटी बालिग थी या नाबालिग थी? सर मेरी गुड़िया तो सर 8 साल की है। 8 साल की? मेरी गुड़िया 8 साल की है, बेटा मेरा 12 साल का है।
अपने पोतों की ममता भी नहीं आई? सर उनको पोतों की ममता भी नहीं आई। मैं लेके गई, मेरे ससुर बीमार थे, मकम में मिला के लेके आती हूँ। सर एंट्री करते ही मेरी सास सत्यवती यूपी की रहने वाली है, ऐसे बोलती है क्या अपने दादा को मारने आए हो? अरे बहू तो कोई बेकार हो जाती है क्या? पोता पोती भी बेकार हो जाते हैं क्या? सर वो तो छोटे छोटे मासूम है, क्या एक बाप चला गया तो ऐसे करोगे उन बच्चों के साथ? सर मैं अपने बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, और अपने बच्चों के लिए कोर्ट में आज खड़ी हूँ। 27 महीने हो गए संघर्ष कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का क्लेम मिलना था सर। मैंने पंचायती तौर पे मैंने अपने सास ससुर के हाथ जोड़े, मैं कहा पापा मेरे बच्चों के क्लेम पे साइन कर दो। सास ससुर भी साइन करते हैं सर, जब भी राइट होता है। सर इन्होंने मेरे बच्चों के उस पर साइन नहीं करे। 1 साल 1.5 साल मैंने कोर्ट के धक्के खाए सर। वो जब लास्ट टाइम पे वो कोर्ट के पैसे मिले, जब मेरी सास कोर्ट में आके खड़ी हो गई सर, उसमें से भी चौथा हिस्सा मेरी सास मेरा जेठ आके अपनी माँ के ले गया। मैं बोली मेरी बेटी के नाम दे दो मम्मी, मेरे बेटी के नाम फिर भी कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सर बोलती है तेरे हाथ में तो मैं कटोरा दिलाऊंगी। तो आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? सर उनकी कुल्लू में हुई थी, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, वहीं पे थे सर, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था उनका। गाड़ी के जरिए हुआ था? सर न्यूज़पेपर में भी आई थी सारे। आज वो भी एलिगेशन मेरे पे लगाते हैं कि तूने हमारा बेटा मार दिया। सर उसके मरते ही 1 महीने के बाद मरते ही मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, रूम तक भी, बाथरूम तक भी। उसका डीवीआर अमरदीप के कमरे में था सर। वो ऑब्जेक्शन मैंने अपने घर वालों के आगे उठाया, पंचायत करी, पंचायती तौर पे इन्होंने रूम का कैमरा हटाया। जी अमरदीप मैडम 9 साल आपकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती रही, उस समय सास ससुर भी आपके फेवर में थे। क्या ऐसा कारण क्या रहा कि आपके पति के एक्सपायर होते ही आपके साथ झगड़ा शुरू हो गया? सर इसका मेन रीजन यही था प्रॉपर्टी का, भाई इसके बच्चों को और इसको कुछ ना मिले और इसके पीर वाले इसको ले जाएं। सर मैंने भी पूरा वो कर लिया था, मैं मरूंगी तो यहीं पे मरूंगी, अपने आदमी के हिस्से पे। सर इतना रह गया, भगवान ने इतनी लिहाज कर दी, भाई 100 गज का मकान मेरा रह गया कि मैं उस पे हूँ। जो नीचे का पोर्शन है सर, आप जाके अभी रेड मार सकते हो, सारों में ताले लगाए हुए हैं इन्होंने। तो प्रशासन द्वारा आपको क्या सहायता दी गई? प्रशासन द्वारा सर पंचायती तौर पे फैसला होता है, अपना चल भाई। और अब कल भी मैंने बोला सर अगर अमरदीप ने और सत्यवती ने मेरे नाम कंप्लेंट दे रखी है सर, मैं आ गई, आप बुलाओ अमरदीप को। अमरदीप को कॉल करते हैं तो अमरदीप बोलता है रेनू को भेज दो, जब आऊंगा मैं बोली सर आपके पास ऐसा कोई थाने में केस आया? भाई इन्होंने कंप्लेंट दे रखी है और ऐसे बोल रहे रेनू को भेज दो, जब आऊंगा। जी अमरदीप सर ये झूठा है, इसलिए तो आया नहीं थाने में। मेरे सामने कराओ, खड़े करो आप मेरे सामने। अमरदीप कौन है मैडम? अमरदीप सर मेरा जेठ है, मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई। तो इन्होंने कैमरे लगवाए थे आपके रूम में या बाथरूम में? सर मेरे जेठ ने लगवाए, मेरे जिठानी ने कह के लगवाए। मैंने जब पंचायती तौर पे बोला भाई इन्होंने मेरे वो करा सर, इन्होंने रूम का कैमरा हटाया सर। फिर इन्होंने फटाफट बुला के डीवीआर वाला, सर ये पेन ड्राइव है मेरे पास, इन्होंने पेन ड्राइव चेंज करी, हटा दी फटाफट। मैं बोली इसमें तो सबूत है, अब जो कैसे एक पे। सर मैंने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मैं कहा मेरी इज्जत है, इस इज्जत को घर पे रखूंगी अपनी। मैंने फिर भी कोई वो नहीं कहा। इन्होंने फिर लगा सर, फिर मैंने पंचायती तौर पे फैसला करा। फिर सर इन्होंने जब हद पार करी ना, उस डीवीआर को पड़ोसियों के घर में तार भेज के लगवाया। अब मैं इस घर में हूँ, पड़ोसियों के घर में डीवीआर लगा। सर मैंने फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए सर फिर मैंने तार काटी उनकी, इतनी हद पार कर दी इन्होंने मेरे। जब कैमरे लगे जब भी क्यों नहीं आपने विरोध किया? सर करा मैंने 32-33 सेक्टर में मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, दरखास्त में लिखा, सब करा। पंचायत हुई, पंचायत ने रूम के कैमरे हटवाए। सर बाहर ही तो कैमरे होते होंगे, किसी के घर के अंदर तो कैमरे नहीं होते हैं। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? सर पुलिस प्रशासन को मुझे ये कहना है, जो इन्होंने मेरे खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दी है उसकी इंक्वायरी करो, और 182 का पर्चा मेरे को दर्ज करवाना है इनके खिलाफ। सब जगह था खारगराज एडवोकेट के पास पहुंचे मैडम? यस सर, मेरे एडवोकेट के पास आई हूँ मैं, और मेरी काफी हेल्प कर रही है, इस करके मैंने ये डिसीजन लिया। तो मैडम तो क्या हमारे साथ हैं एडवोकेट सोनिया, क्या कहना चाहेंगे क्या इनका मामला है और क्या इसमें हो सकता है? देखिए सर, फैमिली इनके हस्बैंड के एक्सपायर होने से पहले ना तो ससुराल पक्ष ने कभी अपनी बहू के खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है, और ना ही बहू ने कभी अपनी ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है। जो भी डिस्प्यूट पैदा हुआ है वो इनकी हस्बैंड की डेथ के बाद ही पैदा हुआ है। और जैसे डेथ होती है तो ये थोड़ा डिप्रेशन में थी, ये कुछ दिन के लिए अपने घर चली गई। जब वापस आई तो ये
अखबार में ये निकला हुआ था कि इसको बेदखल कर दिया गया है और यही इनके किसी रिश्तेदार ने इनको बताया कि भाई अखबार में तुम्हारी लड़की की ऐसे खबर छपी हुई है। तो फिर ये जब वापस आए हैं अपने ससुराल में, तो इनके ससुराल वालों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, ये अपने घर चले गए। पूरा इंसिडेंट क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक लीगल प्रोसीडिंग के तौर पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि भी हाल फिलहाल इनके ससुराल पक्ष ने इनके खिलाफ 3-4 कंप्लेंट दी हैं, जो दी तो गई थी फरवरी महीने में। जैसे उन्होंने सीएम को भी कॉपी कर दी, अनिल विज को भी कर दी, एसपी को भी कर दी, डीजी को भी कर दी, ऐसे कर दी। वो सारी आ गई मॉडल टाउन चौकी में। उस पर इनको 20 मई को यहाँ पर बुलाया गया कि आप आइए और अपनी कंप्लेंट का रिप्लाई कीजिए। हमने लिखित रूप में इनकी तरफ से रिप्लाई वहां पर पेश कर दिया। इनको ये कहा गया कि कोई बात नहीं, हम आपकी कंप्लेंट को दफ्तर दाखिल कर देंगे। दफ्तर दाखिल करने का एक सिंपल सा मीनिंग है कि कंप्लेंट झूठी थी और उसको रखा गया। अगर कंप्लेंट सच्ची होती तो सर पर्चा ही दर्ज हो जाता, गिरफ्तारी हो जाती। दफ्तर दाखिल करने का सीधा सा मतलब है कि कंप्लेंट बिल्कुल झूठी थी। सोने, जैसा कि महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है अपने ही जेट पर कि उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, तो इसमें क्या धारा लगेगी और क्या उनको सजा मिल सकती है? सर ये तो अगर जो क्या नाम है, ये जो एफआईआर जो इन्होंने कंप्लेंट जो इसने करी ना, ये तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले ही ये सब आ गया। क्योंकि इसने जैसे ही कैमरा लगा इसने तुरंत प्रभाव से वहां लग दिया, और जैसे ही वो कैमरे चालू हुए तो इनकी पंचायत बैठ गई। तो वो एफआईआर तक तो मौका ही नहीं मिला कि कहां तक पहुंचेगा। और अगर आप किसी को इस तरीके से कैप्चर करना चाहते हो, सर आईटी एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं इस तरीके से, क्योंकि कोई आदमी क्यों इसको कैप्चर कर रहा है और वो उसको वायरल भी कर सकता है, उससे ये उम्मीद की जाती है। तो इसका मतलब ये कि उसकी इंटेंशन क्लियर है कि वो इसका कोई मिसयूज करेगा। अदरवाइज किसी के कमरे में कैमरा लगाना कोई आसान वो नहीं है। हर दादा दादी के लिए अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते पोती प्यारे होते हैं, लेकिन उन्होंने इसको भी कहीं ना कहीं क्रूरता कर रहे हैं उनके साथ। सर देखो, प्रॉपर्टी का जो इशू निकल के आया है ना, उससे ये चीज क्लियर हो रही है। पहले बेदखल कर दिया, उसमें इन्होंने ये लिखा कि मैं करतार सिंह और मेरे लड़के की बहू रेनू मेरे कहे से बाहर है और मैं उसको तमाम चल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। अब जब माँ को ही बेदखल कर दिया तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ ही रहेंगे तो बच्चे भी बेदखल हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही जो मॉडल टाउन का मकान था, जिसका 20,000 के करीब किराया भी आता था, उसको अपनी बेटी के नाम ट्रांसफर करा दिया। सर हमारा एक छोटा सा सवाल है, जब तक बेटा जीवित था तब तक क्यों नहीं ट्रांसफर कराया गया? उसका किराया ये सब लोग लेते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, एक ही जगह बैठकर खाते पीते थे। लेकिन अब जो स्थिति आई है उससे ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो समस्या है ये थोड़ी सी बड़ी है। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं जो वहाँ पर दुर्घटना इनके हस्बैंड के साथ कभी इन्हीं के घर वालों का हाथ हो, जिस हिसाब से इन्होंने बताई सारी बात थी कि वो इस तरह दबाव बना रहे हैं इनको घर से निकालने के लिए? नहीं सर देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनका हाथ है, लेकिन क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी और यहाँ से बहुत दूर थी कुल्लू में वो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम था, खुद ट्रक चला के लेके गए थे, तो उसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनका कोई हाथ हो सकता है। लेकिन इंटेंशन ये है कि इसको बेदखल किया जाए, साथ में ये अपने बच्चों को भी साथ ले जाए और जितनी भी होलसेल प्रॉपर्टी है वो उनके बड़े बेटे के नाम पर आ जाए। सोनिया जी, बेदखल इन्हें जो है डेथ के बाद किया गया। बिल्कुल। जो इनके पति के नाम संपत्ति थी उसका कुछ हिस्सा जो जायज हिस्सा है वह इनके नाम न्यायालय खुद ही कर देता है। सर एक प्लॉट जो था वो इनके पति के खिलाफ ना कोई एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो उन्होंने शायद 1 महीने पहले ही वो प्लॉट जो है वो अपने भाई के नाम ट्रांसफर किया था। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी ना, कभी अलग तो रहे ही नहीं। फिर उसके अलावा एक 100 गज का मकान और था जिसमें ये अभी रह रही। उस 100 गज के मकान में से भी सास ने अपना हिस्सा लिया सर कोर्ट में, और फर्स्ट फ्लोर इसको दिया गया और बेसमेंट जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पे सास रह रही है। सारे को ताला लगा रखा है। सर अगर नीचे के ताले भी खोल दिए जाएं और उसको किराए पे भी चढ़ा दिया जाए तो कुछ 5-7 हजार रुपए किराया आएगा। बहू कम से कम अपने बच्चों को तो पाल लेगी। कहीं ना कहीं उनके मन में यह भय तो नहीं कि बहू उन नीचे वाले जो कमरे हैं उन पर कब्जा कर देगी अगर ताला खुला होगा? सर ये तो देखो कहीं ना कहीं सच्चाई है ही है। मैं एक सोशल बात आपको बता रही हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम क्या बचा। पहले मॉडल टाउन के मकान का किराया आता था, उससे घर चलता था। वहां पर वो खुद जाकर बैठ गए, मतलब वहां का किराया आना बंद हो गया। एक डेयरी थी, उसकी गाय बेच दी, उसका भी मतलब अब 0 रिजल्ट है। उसके अलावा एक मकान और था जिसका किराया आता था, वो भी अब उस पर कब्जा हो गया। नीचे उन्होंने ताले लगा दिए 2000 रुपए में। और लड़की, सर मैं खुद एक लड़की होने के नाते ये बता सकती हूँ कि चाहे मेरे माँ बाप मुझे कितना ही प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो मुझे 1 महीना खिला लेंगे, 2 महीना खिला लेंगे, 10 महीने खिला लेंगे।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब शायद मैं भी ये सोचूंगी कि अब मैं इनसे ले नहीं सकती, क्योंकि व्यवहार में ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाता है। मैम आगे क्या कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर? मैम मेरी तो प्रोसेस ऑफ वर्किंग के खिलाफ एक लड़ाई है। अगर कोई कंप्लेंट दफ्तर दाखिल हुई है, इसका मतलब ये है कि वो एक झूठी कंप्लेंट है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए 182 का। अभी हाल फिलहाल हमने मीडिया के माध्यम से देखा था, और आप सब लोगों को भी पता है कि एसपी साहब ने 80-82 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। सर ये भी एक उन्हीं में से कंप्लेंट है, क्योंकि लगातार झूठी कंप्लेंटें आ रही हैं। तो अगर आप पर्चा नहीं दर्ज करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बढ़ते ही जाएंगे। बेटियां मरती इसीलिए हैं क्योंकि प्रोसेस ऑफ वर्किंग जीरो है। हमने इनकी तरफ से एक कंप्लेंट सेक्टर 32-33 में दी थी। सर उस कंप्लेंट पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। एक सिंगल टाइम भी इनको फोन करके ये नहीं कहा गया कि आप आओ और अपनी स्टेटमेंट लिखवाओ। तो फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाते। दोबारा से वह मामले भी उठाए जाएंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरे का मामला है या अन्य पुराने जो दबे हुए मामले हैं वह भी उठाए जाएंगे? सर सीसीटीवी कैमरे का तो ये मैटर है कि सीसीटीवी कैमरे जिस दिन लगाए गए थे उसी दिन इसने कंप्लेंट कर दी, तो उन्होंने कमरे का हटा दिया। फिर अगली बार जब उन्होंने डीवीआर ही उस कमरे से हटा के पड़ोसियों के घर में लगा दी, तो इस गुड़िया ने खुद ही टायर काट दिया और कैमरे को उतार के अपने पास रख लिया। मैम क्या इनके परिवारजनों का भी नाम आ रहा है बीच में? इनके एक भाई का नाम आ रहा है बीच में कि वो इनके वहां पर गए थे, जबकि वो भाई 3-4 महीने से अमेरिका में है, उसका नाम पता नहीं क्यों आ रहा है। एक आदमी जो ऑलरेडी अमेरिका में है उसका नाम आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करना है। और सर इस बात में कोई शक नहीं है कि ये लड़की उस घर में अकेली रहती है। पेरेंट्स गोगड़ीपुर गांव में रहते हैं, और एक अकेली महिला को दबाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन बेटी मजबूत है, बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहती है, और इसीलिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। अदरवाइज इतनी देर में तो नहर में कूद जाना था, जैसा कि आजकल आए दिन हो रहा है। हर दिन एक बेटी नहर में कूद रही है, हर दिन एक बेटा कूद रहा है, हर एक दिन कोई फांसी पे लटक। आपके ससुराल वालों ने आपसे प्रोटेक्शन लिया, क्या आपने कोई प्रोटेक्शन ली है? यस मैम, मैंने इनसे तो 3 महीने हो गए हैं। मैंने महिला कोर्ट से ऑर्डर गए थे, मैंने महिला थाने में बयान दे रखे हैं, मैंने प्रोटेक्शन मांग रखी है। और अब इन्होंने मेरे को धमकी दी है मारने की। नॉर्मल लड़ाई हो रही थी, उसे बोला अब तेरे को जान से मरवाएंगे, ऐसे तो तू जाएगी नहीं, या तो अपने घर वालों को बोलते शादी करवा लेगी। मैं कहा मैं शादी नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। और ये भी एक प्रेशर है कि आप दूसरी शादी करवा लो। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 30-31 साल ही है, और हमारा सब कुछ बच्चे बच हैं साथ जाएगा। में, इसलिए थोड़ा सा वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वो शादी नहीं करवाना चाहती। देखो वो उसका एक निजी फैसला है कि वो शादी करवाएगी या नहीं करवाएगी, लेकिन इस बात की वजह से उसको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। और मैम जो 100 गज का मकान था मेरे हस्बैंड के नाम, 10 साल से उनके नाम था। एक साल से इसने मेरे जो अमरदीप है इसने अपने नाम करवा लिया था। सर 1 साल हो गए, मैंने अपील डाली हुई है कोर्ट में, आज तक उसने रिप्लाई नहीं दिया कोर्ट को। अगर वो सच्चा है तो रिप्लाई दो। अगर उसने दरखास्त दी है तो मैं कल 2 बार थाने में गई हूँ सर, मॉडल टाउन चौकी में। आप कैमरे चेक करके देखो, मैं मॉडल टाउन चौकी में गई हूँ 2 बार। अगर वो सच्चा था तो आया क्यों नहीं सर? पुलिस वाले से भी कॉल करवाई मैंने, जब भी वो आया नहीं, कहता ये चली जाएगी जब आऊंगा। अरे तू दरखास्त किसकी दे रहा है फिर? तो क्या आपको अभी न्यायालय पर विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, अपने बच्चों को तो मिलेगा सर। इन्होंने तो मुझे ठुकरा दिया बहू को बेटे के मरने के बाद। अपने बच्चों के लिए कानून तो होता है, लास्ट कानून होता है, इस करके आज कानून के आगे खड़ी हूँ। इन्होंने तो ठुकरा दिया, कानून थोड़ी ना ठुकराएगा, मुझे भी ठुकराएगा, मेरे बच्चों को तो नहीं ठुकराएगा। उनको तो इंसाफ दिलाऊंगी ना सर। मजबूरन मैम जो मेरे अमरदीप है उसने मेरी सास को टॉर्चर करा, सीनियर सिटीजन, ये भरण पोषण मुझसे ही मांगा, अब ये कोर्ट के थ्रू अपने बच्चों का खर्चा मांग लेगी। उससे पहले अमिता ने और अमर ने मेरे सास ससुर को टॉर्चर करा, मेरे खिलाफ भरण पोषण का कोर्ट में केस करवा दिया। सर मैंने कोर्ट को सबूत दिए, 7-8 महीने केस चला, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसमें भी न्याय सर मेरी तरफ आ रहा था, मेरे बच्चों की तरफ वो केस जज साहब ने सुनाया था, उसके बाद वो भी डिसमिस हो गया, उसमें भी न्याय हुआ। मतलब एक मेंटली हरासमेंट चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितना मर्जी आप इनको केसेस को लेकर कोर्ट में आ जाइए, लेकिन एट लास्ट होना एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, वो आपको अपने फैमिली स्तर पर लेना होता है। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अभी जब से इनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तब से इनके जो फादर इन लॉ हैं वो बिल्कुल पैरालाइसिस हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी ये प्रोटेक्शन लेके आए हैं, जबकि इनके और जो इन्होंने केस डाला है वो इनके ससुर के नाम से ही डाला है, जबकि वो चम्मच उठाने के भी मोहताज हैं, वो चम्मच भी नहीं उठा सकते अपने हाथ पे। और जबकि इन्होंने कंप्लेंट जो वहां पर डाली है पिटीशन, उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर करे हुए हैं। और ये भी हमें पूरा डाउट है कि वो हस्ताक्षर भी शायद उनके सही नहीं है, वो भी किसी और ने ही मारे हैं।
यानी कि प्रोडक्शन, सर, ये कानून को भी प्रोडक्शन गुमराह जो कर रहे जिनको थी सर प्रोडक्शन हो ये गई। देखो, ये सोचने की बात है, ये अकेली बेटी है और वो 6 लोग हैं, देवर, जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर है, नंदोई है, ननद है। वो लोग वेल सेटल्ड है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ है, लेकिन एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल है ये सब। तो सोनिया जी, आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा कानून को भी गुमराह किया जा रहा है? सर ये तो अभी मैं आपको बताती हूँ, कानून खुद गुमराह हो रहा है, कानून ने पुलिस गुमराह कर रही है। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया प्रोटेक्शन का कि भाई फलाने आदमी से खतरा है और इसको बुलाकर इससे बातचीत करो। पुलिस के द्वारा एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी 13/12/2022 को, जो उन्होंने दी थी कि उनको रेनू से खतरा है। हमारे पास ये मतलब रेनू के पास किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल नहीं आया कि भाई आओ आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है। लेकिन 20 मई को हमें फोन आया कि भाई आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आ रही है, आप उस पर रिप्लाई करो। सर 13 फरवरी की कंप्लेंट पे आप 20 मई को बुला रहे हो, इसका मतलब आप तो खुद नहीं चाहते कि कोई प्रोसीडिंग हो। 13 मई को रेनू 15 लोगों को लेके उनके घर में घुस गई। सर आप दिन के दिन जाके पता करो, अड़ोस पड़ोस के लोग आपको ये तो बताएंगे गई थी कि नहीं गई थी। सर मेडिकल भी कोई करवाया होगा। सीसीटीवी कैमरा, कोई मेडिकल, कुछ तो हुआ होगा। भाई मार के आए, उसने ये कहा कि 15 लोगों को लेके हमारे घर में घुस गई। कोई तो अड़ोसी पड़ोसी ये कहेगा कि भाई आई थी, जबकि इसके भाई का नाम लिखवा दिया, जबकि भाई 3 महीने से अमेरिका में है। जब एक आदमी ऑलरेडी अमेरिका में है तो कैसे पॉसिबिलिटी है सर वो यहाँ पे आएगा? इसका मतलब झूठ की बुनियाद पे सारा सर हुआ है। सारा एक मैन्युपुलेटेड केस प्रोटेक्शन लेने के लिए किया गया। सर ये चाहते हैं भाई हमने तो इसको ठुकरा ही रखा है, इसके घर वाले भी ठुकरा दे और ये अपने बच्चों को लेके मर जाए। अब तो सर बिल्कुल हद हो गई थी 27 महीने से। तो इस करके आज मैं मीडिया के थ्रू इस दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि एक हस्बैंड होता है तो उसके आगे औरत 100 शेर की होती है। जो हस्बैंड गुजर जाता है उसकी 0 वैल्यू हो जाती है, बिल्कुल उसकी जिंदगी कुछ नहीं है। पर आज मैं जहाँ स्टैंड है, मैं अपनी फैमिली के उससे खड़ी हूँ। भाई आज मेरे को हिम्मत देने वाले हैं, जो आज मेरे वो साथ नहीं होते तो आज मैं भी अपने हस्बैंड के पास ही होती। आज मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते। करनाल से आपको बता दें कि रेनू जो कि 27 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही है, उसने बताया कि उसका जो जेठ अमरदीप है, अमरदीप ने किस किस तरह के ये कार्य किए, घिनौनी हरकतें की और अपने लिए स्पेशल उसने बताया कि रेनू कहती है उसको खतरा है उससे, परंतु रेनू ने अपने खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगी और उसको प्रोटेक्शन उसके जो अमरदीप है उसके जो जेठ है उसको दे दी गई। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए ताकि इस रेनू नाम की महिला जो कि 27 महीने से परेशान है उसको इंसाफ मिले। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से परविंदर सिंह की रिपोर्ट।